क्या डिजिटाइजेशन पाकिस्तान को बचा सकती है? बिल्कुल बचा सकती है। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो अब यूथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान में कहाँ बैठा हुआ है। जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसकी बेसिस पे एक्शंस लेते हैं, वो बिल्कुल एक फर्क पैराडाइम। बुनियादी तौर पे जो फंडामेंटल डायरेक्शन देनी है वो स्टेट लीडरशिप ने देनी होती है। लेकिन इंडिया को एग्जाम्पल हम देते रहते हैं, इंडिया एक बहुत लेवल पे आगे जा चुका, वो अलग चला गया है। ठीक है, उसके पास एक तो शेयर वॉल्यूम ऑफ वर्कफोर्स था जिसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज किया। मेरा पॉइंट कि लीडरशिप ने उसको चैनलाइज किया, उन्होंने वहाँ किया है। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? $320 billion वर्थ सॉफ्टवेयर एंड इंक्रीजिंग। हमारे पास तो लोग ही नहीं है काम करने के लिए। हाँ, 20,000 IT ग्रेजुएट्स हैं, कह रहे उसमें से भी कोई 20% ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयबल होते हैं। Is that correct? He is right. Quality of the workforce का मेजर इशू है। हमारे IT मिनिस्टर हैं केयरटेकर उमर सैफ, ट्वीट किया पाकिस्तान IT इंडस्ट्री इज टेकिंग ऑफ, और ये ट्वीट उन्होंने VPN लगा के किया। ये हैंड ब्रेक खींच के कौन टेक ऑफ करता है यार? गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सेलरेटर पे आप पाँव रखते हैं, या तो गाड़ी स्पीड अप होती है और एक्सेलरेटर से छोड़ देंगे तो गाड़ी स्लो डाउन होती है। गाड़ी ये नहीं आप कह सकते मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ, चीज वहीं रहेगी। आइदर यू गोइंग अप और यू गोइंग डाउन। बिल्कुल ठीक बात है। 95% आपका जो IT सेक्टर है, इट इज अ सर्विसेज सेक्टर, जिसका मतलब है कि क्या ये नहीं है, इसका मतलब है कि वो फंडामेंटली प्रोडक्ट बेस्ड सेक्टर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ जो सर्विसेज हम कर रहे हैं उनमें बहुत कम है जो हाई मार्जिन सर्विसेज, रिलेटिवली लोअर मार्जिन सर्विसेज को हम गैदर करते हैं। यू आर अ CEO ऑफ अ कंपनी, आर यू गाइस सिटिंग टुगेदर? जो हमारे टेक सेक्टर के लोग हैं, हमारे वैसे बुनियादी तौर पे एक कॉम का मसला है कि हमने आपस में काम इकट्ठे तो करना आसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक चैलेंज मर जाएंगे साथ बैठ के काम नहीं करेंगे। आप इंडिया में भी देख रहे हैं कि देयर आर सच ह्यूज नेम्स कमिंग आउट ऑफ इंडिया। हमारे क्यों नहीं है ऐसे? हमारा जो वॉइस वाला वो बेचारा हमको सब कुछ दे देता था। हमारे पाकिस्तान नंबर 1 फ्रीलांसर कंट्री बन गया, पाकिस्तान नंबर 3 वो जो भी बन गया। ये मुझे कुछ लोग बता रहे थे, मेरे दोस्त, मैंने कहा आपसे पूछूं, मुझे तो पता नहीं। कह रहे थे यार ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि फ्रीलांसिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जरा पूछो ना इंडिया का कौन सा नंबर है फ्रीलांसिंग में। कोई बड़े कंपनी है, उसमें जब काम देना है वो फ्रीलांसर को नहीं देगा जब उसको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, कंप्लायंसेस के इशू हैं। मुझे यार 50 बंदा चाहिए इस काम करने के लिए, तो फ्रीलांसिंग इज ऑलवेज गेटिंग दैट लोअर एंड। वो 190 यूनिवर्सिटी से डिग्री करके फायदा क्या जब उसका CV अतर नवाज साहब के साथ जाएगा, वो तो रख बोलेंगे यार अब यार नहीं हटा दो इसको। हम एक मैं आपसे रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, उसको फायदा क्या हो रहा है डिग्री लेने का? हमारा बेतहाशा प्रॉब्लम है कि राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम नहीं मिलती। ये सोसाइटल लेवल से स्टार्ट होगा, माँ बाप के लेवल से कॉर्पोरेट्स के लेवल से स्टेट, और ये कहीं से भी स्टार्ट होना पड़ेगा। देखें, इट टेक्स, वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी। सबको मिलके इसके अंदर करना है। एक ट्रैक्टर ले लेते हैं सारे मिलके, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगी। मैं और आप मिलके काम कर सकते हैं इस मुल्क में। इलॉन मस्क है या स्टीव जॉब्स था या बिल गेट्स है, ये लोग खुद भी एक ब्रांड होते हैं, लेकिन उनकी कंपनीज भी ब्रांड्स होती हैं। अब ये अंडा पहले आया या मुर्गी, ये समझ में नहीं आता कि अथर नवाज ज्यादा जरूरी है या साइब्रिड ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में अगर आपने एक हाथ से काम करे ना तो दूसरे हाथ से आपको ढोल बजाना पड़ता है, और अगर आपने काम नहीं करना ना तो फिर आप दोनों हाथों से ढोल बजाए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर कुछ साल के बाद एक गेम चेंजर आता है। कुछ अर्से पहले ये गेम चेंजर CPEC था, आजकल SIFC को इस गेम चेंजर का नाम दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का गेम चेंज हो नहीं रहा। लेकिन एक सेक्टर है जिसके बारे में अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि शायद अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो गेम वाकई में बदल सकती है। हमने गेम बदलने की एक एग्जाम्पल आजकल जो इंतखाबात हुए उसमें भी देखी। इस पूरे मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ टेक एक्सपर्ट, ही इज़ द CEO ऑफ साइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड, ही इज़ अ GIK ग्रैड, पर्ड्यू ग्रैड, एंड ही इज़ अ रियल इनसाइडर ऑफ द टेक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। अतर नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे भाई, आपको छोटे से मैं हर ना कोशिश करता हूँ, मैं छोटे से कहानी से शुरू करूँ। आपको पता है 9 फरवरी की रात थी, इलेक्शन के अगले दिन। तो रात 11 बजे ना मेरे दोस्त ने मुझे एक व्हाट्सएप किया, और उसने व्हाट्सएप मुझे ये किया कि एक गुलशन इकबाल के अंदर एक पान के खोखे पे बैठा हुआ एक शख्स जो पान का खोखा चलाता था, वो अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर रफ्तार की ट्रांसमिशन देख रहा था। तो मेरे दोस्त के लिए तो खुशी की बात ये थी कि वो रफ्तार देख रहा है, लेकिन मेरे लिए एक हैरानगी की बात ये थी कि जो एक आम पान वाला है अब वो इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल मीडिया पे आ गया, जबकि हमारे जो इनकम्बेंट्स थे
और आई नो यू आर यूर अ प्राइवेट एम्प्लॉई एंड आप इस चीज़ पे वो करेंगे, लेकिन जो लोग वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे उन्होंने 2 दिन पहले इंतखाबात से प्रिंट अखबारों के अंदर पूरे पूरे पेज के इश्तिहारात छापे। व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाई इज़ ये आवाम में और जो हमारे इक़्तिदार वाले लोग हैं इनमें टेक को लेके इतना डिस्कनेक्ट क्यों है? अच्छा फरहान, सो डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में आई या नहीं आई, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, हाउ इट इज़ डिस्पर्स्ड एंड हाउ इट इज़ कंज्यूम्ड, वो डेमोक्रेटाइज हो गई है। हमें अगर ये समझें कि जो यूथ है, कितना 60% अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, यू नो, जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस पे एक्शंस लेते हैं, वो बिल्कुल एक फ़र्क पैराडाइम है। हमारी एज और हमसे जो बड़े हैं, ये उस पैराडाइम शिफ्ट को अभी नहीं समझ सके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत से यंगस्टर्स, यू नो हाउ दे, कोई एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ होती है या कोई न्यूज़ वायरल होनी शुरू होती है, हाउ दे गेट टू नो अबाउट इट? दे गो ऑन ट्विटर, नाउ एक्स, और वो जाके ट्रेंड्स देखते हैं। अगर वो कितना ट्रेंड हो रहा है उससे आइडिया हो जाता है। दे क्लिक ऑन दैट ट्रेंड और उससे उसकी जो ट्वीट्स आई हुई होती हैं वो उससे एनालाइज करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इट्स नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच, इट्स अ वेरी बॉटम अप अप्रोच। इंफॉर्मेशन हर एक के पास है, उसको समझने का और उसको कंज्यूम करने का जो तरीका है वो ये बिल्कुल एक फ़र्क तरीके से करते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ की, उस नॉलेज की बहुत ज़्यादा है, हम इसको नहीं समझ सके। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, अभी भी मार्केटिंग टॉप डाउन के, ये ATL है, ये BTL है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। डिजिटल ने आपकी हर चीज़ को बिल्कुल डेमोक्रेटाइज कर दिया। आपको ये अगर आपको समझ आ जाए, तो जब तक ये समझ ही नहीं आएगी, अगर आप समझते हैं कि इंस्टाग्राम पे या एक्स पे आने का मतलब ये है कि मैंने जो प्रेस रिलीज की हुई है उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इधर लगा दूं तो मैं उस पर आ गया हूं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू एंगेज, यू स्टार्ट कन्वर्सेशंस एंड पीपल वुड एंगेज। आपका गांव में जो बैठा हुआ बच्चा है वो भी यूट्यूब और फेसबुक से जिस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो अब वो आगे उसका डाउनस्ट्रीम इफेक्ट जो आता है वो है। लेकिन मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ कि from a democratization point of view, the information has been democratized. उसकी गैदरिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग, बाकी चीज़ें हुई या नहीं हुई वो एक और डिबेट। काउंटर क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन। हमने देखा कि इसी डिजिटल घोड़े की सवारी करते हुए एक सियासी मोजज़ा हुआ। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो रिजल्ट्स आए। आप उसके हक में हो, खिलाफ हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मिरेकल कह रहे हैं व्हाट हैपेंड, बिकॉज मेन स्ट्रीम पे आपको पता है क्या सूरत हाल थी। तो दिस वाज इंटायरली, निशानात नहीं पता थे, और मतलब बैंगन का मतलब थर के अंदर किसी को वोट देना था लैपटॉप को, लेकिन उसने दे दिया। सो हमने एक पॉलिटिकल मिरेकल होते हुए देखा, सियासी इंतखाबी मिरेकल देखा। क्या डिजिटाइजेशन पाकिस्तान को बचा सकती है? बिल्कुल बचा सकती है। देखें, आप को ये समझने की ज़रूरत है कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो अब यूथ है, अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान में कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मैं और आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जब भी कोई एनालिसिस कर रहे हैं ना अभी भी पाकिस्तान का, तो हम अर्बन और रूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ऐसा नहीं है। फैंटास्टिक पॉइंट। आपका रूरल में, जो आपने कहा बदीन में, ठट्ठा में एक लड़का बैठा हुआ है जो कि शायद स्कूल कॉलेज भी उसने पूरा नहीं किया, उसको भी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग है और उतने ही एक्सेस है और उतना ही उसके पास वो एबिलिटी है जो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में। हमने मुल्क को ना KLI बना दिया। एक्चुअली आप KLI से निकलें और आप देखें कि इतना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। सो आपके लिए अब ये वाला करना कि उसको किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से मैनेज कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी ऑब्जेक्टिव है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक एवरेज पर्सोना जो यूथ का लड़का या लड़की है वो आपकी और मेरी समझ से बहुत ज़्यादा तेज़ है। छोटी सी एग्जांपल इफ आई कैन कोट। जी प्लीज। माय डॉटर, शी इज़ 10, उसको कुछ स्कूल से प्रोजेक्ट मिला जिस पर उसने रिसर्च करनी थी। मेरा क्या था, गूगल पे बैठ के करते हैं, थोड़ी देर बाद वो उस पर रिसर्च अच्छी खासी करके 10 मिनट के अंदर ले आई। मैंने कहा कहाँ से लाई हो? Snapchat.ai से। वाओ।
उसके टूल्स के अंदर ही उसको इतनी नॉलेज है कि शी वुड गेट दैट इंफॉर्मेशन एंड शी पुट इट आउट। अब यू नो अनलेस एंड अनटिल द डिसीजन मेकर्स, वो कॉर्पोरेट हैं, पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं, कोई भी हैं, आप जब तक अपनी इस ऑडियंस, इस कम्युनिटी, इस ट्राइब को समझेंगे नहीं कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या बात है, आप कैसे कोई बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, कैसे कोई ऑपरेशनल मॉडल बना सकते हैं, एक बार आपको ये समझ आ जाए, देन यू वुड ट्यून क्या योर बात। थिंग अकॉर्डिंग। अभी मैं ज़बरदस्त एक बुक में पढ़ रहा था, तो उसमें एक ज़बरदस्त बात लिखी हुई थी कि यू कांट चेंज समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। एग्जैक्टली योर पॉइंट, आपने यही कहा। एब्सोल्युटली। तो मतलब हमारे, तो फिर कैसे बचाएगा ये सेक्टर, टेक सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, पाकिस्तान को बचाएगा कैसे? मतलब तो ऐसे ही है ना कि घर में खाना है, वो दरिया किनारे प्यासा हूं मैं, यूथ भी है, पानी भी, मतलब सब कुछ है, कैसे मैंने और आपने जब ग्रेजुएट किया था जी, क्या ऑप्शंस थी? इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इतना जीपीए होना चाहिए, इतना हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, एमबीए। और अगर आपको कहीं मिल जाता है तो फिर आपका एक बड़ा क्लियर पाथ था, अच्छा आप 3-4 साल ये काम करेंगे, फिर टीम लीड बन जाएंगे, इतने में क्या मास्टर्स करना है, कराओ जाके, ब्ला ब्ला। आपके लिए लेट्स से कुछ खुद करना है ऑन द साइड या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, द बैरियर टू एंट्री वाज वेरी हाई फ्रॉम अ माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, बट चले अगर माइंडसेट है भी आपका, जस्ट फ्रॉम द प्योर लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ऐसे ही। आज वो खत्म हो चुका है। द बैरियर टू एंट्री फॉर समबडी टू डू एनीथिंग, आप यूर इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, राइट? किस हर एक उसमें क्वालिटी के इश्यूज हैं, लेकिन आज हर कोई ऑथेंटिसिटी content के इशू है, हर एक बंदा कंटेंट क्रिएट कर सकता है, हर एक बंदा कंटेंट को वायरल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर कंटेंट क्रिएट कर सकता है और कंटेंट को फैला सकता है तो बिजनेस भी उसके ऊपर बिल्ड कर सकता बिल्कुल है। कर सकता है। उसके पास वही एक्सेस है जो ठट्ठा के बच्चे के पास, कराची के वाले के पास, लाहौर वाले के वाह। पास और न्यूयॉर्क वाले के पास, सबके पास एग्जैक्ट एक एक्सेस है। वाओ, अब आप अगर ये कर लें तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। हम उनको अब डाउनस्ट्रीम उनको सही तरीके से कैपिटलाइज करें, यूज़ करें ना करें, वो एक अलग नेक्स्ट लेवल डिबेट है। लेकिन क्यों नहीं बचा सकता जब आपको पता है कि हर बच्चा कैन एक्चुअली स्केल अप and be a productive citizen of the country much more quickly and a much faster way than what we were just 25 years ago, let's say. समझ में आ गया। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? ये तो आपने साबित कर दिया बहुत दलाइल देकर कि यार ये हो सकता है, होना चाहिए, बिल्कुल सामने रखा हुआ है, हो क्यों नहीं रहा? मेरा ख्याल है हो रहा है। हर अच्छा। चीज़ का एक स्टेजेस होती हैं, यू नो, पौधा भी उगता है तो कुछ स्टेज तक वो नीचे बिल्कुल ठीक होता है, फिर जब ज़मीन पे आता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है बिफोर इट किक्स अप। ये फर्स्ट फेज है जिसके अंदर यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इट हैज़ हैपेंड। आप ये कहें यार ये पंजाब में और सिंध में हो गया है लेकिन बलूचिस्तान में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सो इट्स ऑलरेडी हैपेंड, एवरीबडी हैज़ दैट थिंग। आप एंड दिस इज़ नॉट इवन, देयर इज़ नो वे यू कैन स्टॉप इट। बहुत से बच्चे have started contributing much more productively for their communities, for their families. हमारी वो अभी रिजल्ट्स में ट्रांसलेट नहीं हुआ, उसके अपने इश्यूज हैं, उसके हम ब्रेन ड्रेन के ऊपर भी बात कर सकते हैं, हम करेंगे भी। हम ये भी देखते हैं कि क्या वो उन्हीं एंडेवर्स में स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एक्चुअली वो प्रोडक्टिव हैं। आपका इशारा फ्रीलांसर्स ऐसे वेरी गुड एग्जांपल, हम उस पर बात करते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। तो वो एक और है। व्हाट इज द एलिफेंट इन द रूम अथर भाई? देयर आर मेनी फैक्टर्स, बट लेट्स, क्योंकि चैनलाइज करना यूथ को नहीं किया पा रहा। नहीं किया। देखें तो ये प्राइवेट सेक्टर करेगा या हुकूमत करेगी? काम तो स्टेट लीडरशिप का है। सबसे पहले डायरेक्शन देना और चैनलाइज करना उसके ऊपर है, उसको फॉलो करता है कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको फॉलो करता है आपका सिविल सर्विस, उसको फॉलो करता है आपका एनी अदर सेक्टर। लेकिन बुनियादी तौर पे जो फंडामेंटल डायरेक्शन देनी है वो स्टेट लीडरशिप ने देनी होती है। लीडरशिप एक्चुअली वैक्यूम है, लीडरशिप में वैक्यूम रह नहीं सकता। आपने अगर छोड़ दिया तो कोई नीचे लेवल वाला स्टार्ट कर देगा। उसने नहीं किया, कंपनी है, आपका एक बंदा आप मैनेजर बनाते हैं, वो नहीं अपना काम करेगा, उसका नीचे वाला काम या तो अच्छा करेगा बुरा करेगा, लेकिन उस वैक्यूम को, उस गैप को फिल कर लेगा। लीडरशिप में कहीं वैक्यूम रहता नहीं। आपके पास मॉडर्न पिछले 20 सालों में कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे आपने देखा कि कोई मुल्क बदला? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो यूरोप उठ गया, उससे पहले अलग रीजन्स थे, फिर जब ये टेक आया और ये सब इंटरनेट आया, इससे अमेरिका में एक बूम आया, फिर हमने मतलब एवरी टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स न्यू सुपर पावर्स।
मतलब पहले नैस्डैक के अंदर और डाउ जोन्स के अंदर जो ऑयल एंड गैस कंपनीज होती थी वो टॉप 10 होती थी, अब ऐसा नहीं है। आपने कोई आपके जहन में आ रहा है कि कोई यहाँ यार देखो, जिसको आप बोले पाकिस्तानियों को देखो, पाकिस्तानियों ये देखो इसने ये किया है? इतिहास है अच्छा। एक्चुअली। हम लोग वी हैव टू स्टडी बिकॉज आप जितनी इमर्जिंग दुनिया को उठा के ले लें, टर्की को पिक करें, आप इजिप्ट को पिक करें, इंडोनेशिया को पिक करें, मलेशिया को पिक करें, इंडिया को एग्जांपल हम देते रहते हैं। इंडिया एक बहुत लेवल पे आगे जा चुका है, वो अलग चला गया है। ठीक है। उसके पास एक तो शेयर वॉल्यूम ऑफ वर्कफोर्स था जिसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज किया। मेरा पॉइंट कि लीडरशिप ने उसको चैनलाइज किया, उन्होंने वहाँ किया है। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? $320 billion worth सॉफ्टवेयर एंड इंक्रीजिंग, ठीक, एंड इंक्रीजिंग। तो वो एक डिफरेंट स्केल पे है। दैट्स नॉट अ चाइना एंड इंडिया के साथ कंपैरिजन करना इज नॉट अ राइट कंपैरिजन। लेकिन अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से और डेमोग्राफिक्स के हिसाब से इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, इजिप्ट के वहाँ से बहुत मिलते जुलते हैं। इन्होंने फंडामेंटली किया। अगर आप वो क्या अरब स्प्रिंग, जी उसमें क्या हुआ था, कहाँ से स्प्रिंग हुआ था? बिल्कुल, ट्विटर कौन थे? फंडामेंटली यूथ थे। उनके डायनामिक्स, उनके स्ट्रक्चर हमारे से बहुत मिलते जुलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद अब वही जो है एक खास पॉइंट के ऊपर उनका वही यूथ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। सो हमें उनके आप एक्सपोर्ट्स देखें, उनकी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स देखें, दे आर ऑल ग्रोइंग। ये वो कंट्रीज हैं जिसके अंदर देयर इज सो मच वर्कफोर्स अवेलेबल दैट दे आर कंट्रीब्यूट। आबादी है और उसको चैनलाइज। मेरा ख्याल है ये सारे मुल्कों को, अब आपको एक इस मुल्क को स्टडी करें, दैट वुड बी एक्चुअली नॉट द राइट वे टू गो। आई गॉट इट। अब आप मुझे ये अगर बताएं कि आपने, अब हम आ गए कि ये हो सकता है इन्होंने किया भी है। हमारे यहाँ आपने बात की कि स्टेट लेवल के ऊपर हमारे आईटी मिनिस्टर हैं केयर टेकर उमर सैफ, उन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया। मैं आपको उसको ऐसे नहीं, मैं गलती ना कर दूं क्योंकि वो कहीं नाराज हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं फिर वो लोगों को ट्विटर पे। तो मैं इससे पहले कि वो आपको ब्लॉक नहीं किया उन्होंने? नहीं। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा, उन्होंने जो ट्वीट किया, पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री इज टेकिंग ऑफ, और फिर उन्होंने कुछ स्टैट्स लगाए, और ये ट्वीट उन्होंने वीपीएन लगा के किया। ये हैंडब्रेक खींच के कौन टेक ऑफ करता है यार? मतलब मैं ये वो आपने, आपके घर में यंगस्टर्स हैं, एक मिसाल बड़ी देते हैं बच्चे आजकल, डिलुलू इज द ओनली सुलुलू। यू रियली थिंक हो रहा है? स्टेट लेवल पे भी हो रहा है? ये तो डिल्यूजन लग रहा है मुझे बिल्कुल। So it ties back to my original point कि there is a dearth, there is a lack of understanding कि ये मुल्क यूथ लेवल पे ऑपरेट कर कैसे रहे। जो डिजिटाइजेशन है ना फरहान, जो डिजिटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो एक उसका मैनिफेस्टेशन है, उसके आउटपुट, एक चैनल है जिससे वो निकलता है। एक आम बच्चा, forget about how he or she accesses the internet and how he uses it, फंडामेंटली वो जिस तरह से सोचता है और ऑपरेट करता है वही फ़र्क है जिस तरह से मैं और आप करते हैं। कहते हैं उसका दिमाग का, दे आर टेक फर्स्ट। उनके लिए हम सब कुछ जो अपना मसला करके फिर हम कहते हैं अच्छा यार अब कौन सी ऐप है जिसमें हम कर सकते हैं। दे फिगर आउट कि यार, सो स्टेट लेवल के ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये तो और ऑब्वियस कि नजर आ रहा था कि नहीं। तो देखें अगर वो नहीं है, अच्छा फिर एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज होना, वो सारी चीजें हैं। इस पे देखिए फंडामेंटली हमारा आईटी सेक्टर है क्या जनाब? पहले ये तो बताएं ना कि ये टेक सेक्टर है कि आईटी सेक्टर क्या होती है? आईटी एक्सपोर्ट्स एनाटमी क्या है? एनाटमी इसकी देख लो। फंडामेंटली इट्स अ सर्विसेज सेक्टर, जिसका मतलब है मैं किसी और के लिए काम करता हूँ। ठीक है। मैं बेसिकली आई गेट पेड पर आवर टू डू सर्टेन प्रोजेक्ट फॉर समबडी एल्स। ठीक है। 95% आपका जो आईटी सेक्टर है, इट इज़ अ सर्विसेज सेक्टर, जिसका मतलब है कि क्या ये नहीं है, इसका मतलब है कि वो फंडामेंटली प्रोडक्ट बेस्ड सेक्टर नहीं है। वो अपनी आईपी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बनाता। यहाँ पे नहीं है या दुनिया भर में नहीं है? दुनिया में तो जो भी ग्रो जो खास लेवल से ज़्यादा की है, प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमीज। ओके, हमारे यहाँ सारा सर्विसेज बेस्ड है, जिसका मतलब है कि मैं स्काउट करूंगा प्रोजेक्ट्स को, मैं प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करूंगा, एंड आई विल गेट पेड फॉर द प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है? इट्स वेरी गुड, देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन इट। आई मीन इंडिया की भी फ्रीलांसर्स भी, इंडिया की भी देख लें, फंडामेंटली सर्विसेज अभी भी, ऑल्दो दे हैव इवॉल्व्ड द प्रोडक्ट राइट, बट फंडामेंटली सर्विसेज इकोनॉमी है, जहां भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको सर्विसेज लानी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट में वही काम जो 60 बंदा जो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है सर्विसेज को उसी लेवल पे करने के लिए आपको 600 बंदा चाहिए। तो आपको अपनी वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करने के लिए आपको सर्विसेज देनी पड़ती है, और वो पूरी उनकी रेंज ऑफ सर्विसेज हम उसके ऊपर आते हैं।
हमारी सर्विसेज बेस्ड है। मेजॉरिटी ऑफ जो सर्विसेज हम कर रहे हैं उनमें बहुत कम है जो हाई मार्जिन सर्विसेज हैं, रिलेटिवली लोअर मार्जिन सर्विसेज को हम गैदर करते हैं। और हमारी कुछ कंपनीज हैं जो बड़ी हैं, जो कि फंड, जो कि हमारा कुछ 2-2.5-3 अरब के दरमियान हमारा एक्सपोर्ट है। चंक जो है कुछ लार्जर कंपनीज हैं वो उसके पास जाता है। और फिर देयर इज वो एक पावर लॉ है ना कि यार देयर इज 80-20 रूल जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल देयर इज अ लॉन्ग टेल, कि देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्मॉल कंपनीज, $50,000, $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख। इस बिल्डिंग में जहाँ बैठे हुए सारे ये हैं। ठीक, ये हमारा सेक्टर ये है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल डायनामिक्स इसी तरह होते हैं। आपको ग्रो करना होता है, आपको इसी सेक्टर को हायर एंड सर्विसेज पे लेके आए, और सूनर और लेटर अगर आपने सही मानों में स्केल करना है तो एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइड पे जाए, जिसका मतलब है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करे और वो प्रोडक्ट्स बेचे, क्योंकि उसके अंदर एक बार बनाना है और मल्टीपल दफ़ा बेचना है। एज अगेंस्ट एक सर्विस, आपने मुझे वेबसाइट का बना दो, मैंने आपको बना दिया, आपने मुझे $1,000 दे लिए, किस्सा कहानी खत्म। अब मुझे फ्रॉम स्क्रैच से एक और फरमान ढूंढना है और एक और प्रोजेक्ट पे पिच करना है। तो सवाल ये है कि हमारा, आप कह रहे हैं 95% यही है, तो आप इसके इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ऑपरेशन का पोटेंशियल कितना देख रहे हैं? क्या ये एग्जॉस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो फंडामेंटल चेंजेस आ रही हैं उसमें से बहुत सी सर्विसेज जिन पे अभी तक पैसा बनता था वो दे विल स्टार्ट टू गेट कमोडिटाइज्ड। वाओ। तो वी हैव टू कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स हायर एंड सर्विसेज। खत्म रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी गेम अप करनी पड़ेगी टू डू दो सर्विसेज जो हायर एंड है। अब जैसे लोगो डिजाइन वगैरह का बहुत लोग काम करते हैं, लोगो डिजाइन तो वो कैनवा पे होता है, अब वो सारी चीजें वो क्लाइंट कहता है ये वाला काम तो खुद कर लूंगा, इसके ऊपर मुझे बताओ और क्या करना है। सो यही हमारे, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ बिल्कुल अपने लिए, कितना लो एंड काम है, कितना स्मॉल मार्जिन काम। आप फ्रीलांसर्स को पिक करें, दे वर्क एट द लोएस्ट एंड वर्क। मतलब क्या काम होते हैं? मतलब जैसे इस बिल्डिंग में लोग बैठे हैं, ये लोगो डिजाइन और डिजाइन होगा, वेबसाइट डिजाइन होगी, वेबसाइट सिंपल एप्स डिजाइनिंग हो जाएंगी, फिर कंटेंट क्रिएट। कितना लो मार्जिन होता है मतलब? और ये क्यों? हमारा कंपेटिटर कौन है? मतलब अगर आप $500 का काम कर रहा है कोई फ्रीलांसर, तो वो मतलब क्या मतलब देखिए फ्रीलांसर का तो मार्जिन, हाँ, उसको फायदा ही है। देखिए फायदा ये कि वो अकेला है ना। ठीक है, अच्छा कंपनीज की बात करते हैं। कंपनीज में लो सर्विस मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है। लो सर्विस में मार्जिन कम है, 10% 15% होंगे। हायर एंड के ऊपर पे जाते हैं, लेकिन हायर एंड में फिर बहुत लिमिटेड, वॉल्यूम कम है ना। आपको एज अ सेक्टर अगर ग्रो करना है, आपको अपनी जो सर्विस ऑफरिंग्स है वो हायर एंड सर्विसेज पे जानी पड़ेगी। आप लोग इस बारे में जब सारे, आप यूर CEO ऑफ अ कंपनी, आर यू गाइस सिटिंग टुगेदर? जो हमारे टेक सेक्टर के लोग हैं, पाशा वाले लोग हैं, बैठ रहे हैं साथ की? इट्स कमिंग टुगेदर। आई थिंक देयर इज अ गुड, एटलीस्ट वी ऑल, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बैठते हैं, बात करते हैं, लर्न करते हैं एक दूसरे से। हमारे वैसे बुनियादी तौर पे एक कौम का मसला है कि हमने आपस में काम इकट्ठे तो करना आसान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक मर जाएंगे, साथ बैठ के काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये हर जगह, ये टीवी में भी था, वो PBA के अंदर ना, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के, उसके अंदर 8-10 मेंबर हैं। अल्लाह का फजल है, दो कभी एक मौके पे इकट्ठे नहीं होते। फरहान, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, आपके क्वेश्चन से लिंक करो, आई एम नॉट गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स, क्योंकि मेरा फंडामेंटल बिलीफ है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे यानी कॉर्पोरेट सेक्टर वो ग्रो करेगा तब इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्या बात है। विल फिगर आउट ये करना है या ये नहीं करना। ये सर्विस कमोडिटाइज होती जा रही है, इसमें मार्जिन कम है, मेरा आई एम नेचुरली एज अ बिजनेस पर्सन बिल्ट अप, आई विल फिगर आउट व्हाट टू डू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट पार्ट। वी कैन इवन गो टुवर्ड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमें समझ आ जाएगी करके। ठीक है। जो रूट पे प्रॉब्लम है वो ये कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो नहीं करते। यही तो है ना। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट टीम हमारी है ना, उसका कभी आप स्कोर कार्ड देखें ना तो 190 पे सारे आउट हुए हैं। किसी ने 25 रन बनाए, किसी ने 38 बनाए, किसी ने 16 बनाए, किसी ने 40 बनाए, किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह 50 नहीं किए। ठीक है। लेकिन 11 में से 9 बंदे थे जो डबल फिगर्स में गए। ठीक है। एवरीबडी गॉट अ स्टार्ट, नोबडी मेड इट बिग। ठीक है, दैट्स माय पॉइंट। यू विल सी अ लॉट ऑफ टेक कंपनीज, you will see a lot of companies in the other sectors as well, lot of 20s and 30s. भाई why not 100 क्यों नहीं कर रहे भाई? तो क्यों नहीं कर रहे? 100 करने के लिए ना, देखें, इसको खोलना पड़ता है दिमाग को। चले, वही तो कह रहा हूँ ना। अब तो इसीलिए मैं आ रहा था ना कि स्टेट को तो हमने छोड़ दिया, चले छोड़े ना। इन लोग ये काम स्टेट का ना, ये है भी नहीं। वही ना, तो ये लोग क्यों नहीं फिगर आउट? इसलिए कि फंडामेंटली वी आर इन इनसिक्योर सोसाइटी।
अभी हम डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, विदाउट गेटिंग पॉलिटिकल, लेट्स फिगर इट आउट। आपका वो बच्चा जो है ना, या उस बच्चे का बाप, उसको सब समझ है हर चीज़ की, किसकी क्या डायनामिक्स है, वो वोट, ही इज और शी इज वेरी क्लियर व्हाट्स द राइट थिंग एंड व्हाट्स द नेक्स्ट। वाओ। कई दफ़ा वो वोट में क्यों नहीं ट्रांसलेट होती, बिकॉज जो वो वोट करता है उसमें दे मेक देयर डिसीजन बेस्ड आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। वाओ, बिल्कुल। क्योंकि आपके सिस्टम प्रोसेसेस वीक हैं, कौन मुझे नौकरी दिलाएगा, कौन मुझे थाने कचहरी से बचाएगा, कौन मुझे मेरा मसला होगा मैं जाऊंगा वो करूंगा। खास तौर पे देही इलाकों में तो बहुत होता है। देही इलाकों में बहुत है ना, ये तो मैं और आप 60% देही और इलाके, इस्लामाबाद में बैठ के ना हमें समझ नहीं आती। हाँ, बिल्कुल सही तो है। हवा के ऊपर चलते हैं ना। आपको समझना चाहिए कि वो बंदा या बंदी वहां बैठ के उसको पता है यार बात तो ये सही है, मसला यहाँ से हल होगा। वाह, ये टेढ़ा है सिस्टम। ठीक है, टेढ़ा तो सिस्टम में आपका तो यही इनसिक्योरिटी फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए, जो सीईओ है ना कंपनी का, जो कंपनी है उसके दिमाग का अंदर जो चल रहा है ना उसी को रिफ्लेक्ट बाहर हो रहा होता है। वो अगर एग्रेसिव है, ग्रोथ फोकस्ड है, तो कंपनी ग्रो करेगी। वो कंफ्यूज्ड है, आसपास कंफ्यूजन होगी। वो एक एम्बिगुअस या रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी में सारे के सारे जो है वो रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे। तो होता क्या है, आपको कंपनी को ग्रो करने के लिए यू हैव टू bring in people, you have to bring in investors, you'll have to partner up. हम वो करने को तैयार नहीं है। We want to be, क्या कहते हैं उसको, small pond big fish। एक मैंने आपको एक ट्वीट सुनाना है। आजम खान है, इज इकोनॉमिस्ट, अच्छा लड़का है, ट्विटर पे होता है। उसने कहा कि a former employer once told me that Pakistani companies don't scale over generations because they have too many kids and each kid needs a seat. Instead of selecting the best management to run a larger operation, they break down the units and put each kid on a seat. Now, this is not a tech sector problem, by the way. It is. This is a Pakistani problem. We saw that in the textile sector. How it just वो बढ़ नहीं सका एक जगह से, $20 बिलियन बस कुछ भी कर दें उससे ऊपर नहीं जा पा रहा। ये है, बिल्कुल है, ये एक रीजन है। इसके अलावा भी बहुत सी रीजंस हैं। ये इनसिक्योरिटी की, अगर मैं किसी को बाहर से लाके बिठाऊंगा वो नहीं करूंगा, या आप यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर स्किन। यार मेरा तो काम यहाँ तक पहुंच गया, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं हम लोग शोधे तो बहुत हैं भाई। आपके ख्याल में ये जो बड़ी कंपनीज हैं जो हम कहते हैं गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जो ब्रांड नेम है, अदरवाइज इट अप्लाइज टू, आपके ख्याल में ये कैसे बड़ी हुई हैं? ये ऑर्गेनिकली खाली बड़े नहीं हुई, दे डू टन्स ऑफ पार्टनरशिप्स एंड एक्विजिशंस, कोलैबोरेशंस, लॉट ऑफ एक्विजिशंस। हर एक्विजिशन तो पब्लिक होती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई दफा वो एक्विजिशन सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो लोग बन जाए, वही काम खुद करेंगे एज अगेंस्ट। लेकिन इसका मतलब है दी अदर साइड आर आल्सो वेरी विलिंग टू गेट कंज्यूम्ड। तो आपको जब ग्रो करना है ना, तो थोड़ा सा अपना आपको कंट्रोल भी स्टेक्स भी छोड़ना पड़ता है। बट वी डोंट वांट दैट, बिकॉज फंडामेंटली मैं इनसिक्योर है, कोई और आ जाएगा तो किसी और तरफ चीज चल पड़ेगी। वी डोंट वांट टू डू दैट। तो वो कंपनी प्लेट्यू हो जाती है। और मेरा एक है कि यार गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सेलरेटर पे आप पाँव रखते हैं, या तो गाड़ी स्पीड अप होती है और एक्सीलेटर से छोड़ देंगे तो गाड़ी स्लो डाउन होगी। गाड़ी ये नहीं आप कह सकते मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूं, चीज वहीं रहेगी। आइदर यू गोइंग अप और यू गोइंग डाउन। बिल्कुल ठीक बात है। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। आपकी कितनी कंपनीज 30-40 साल से हैं, वही 50 बंदे 20 साल पहले भी काम कर रहे थे, वही 50 बंदे आज भी काम कर रहे हैं। आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जब तक ग्रो नहीं करेंगे ना, आपका सेक्टर नहीं ग्रो करेगा। कुछ एग्जांपल अमेरिका में भी देख रहे हैं कि व्हेन पीपल लाइक इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, ये बिल गेट्स, ये लोग तो नेशनल पॉलिसी को अब डिटरमिन कर रहे हैं। दे बिकम सो बिग। खैर अमेरिका तो इसमें जन्नत है इस मामले में, लेकिन आप इंडिया में भी देख रहे हैं कि देयर आर सच ह्यूज नेम्स कमिंग आउट ऑफ इंडिया जो ग्लोबल प्लेयर्स बन गए। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन हो रहा है ना। सो द थिंग इज ओके, अच्छा क्यों नहीं हमारे, क्यों नहीं है ऐसे? मैं तो समझना चाहता हूँ क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे इसलिए नहीं है कि देखिए आप, हमारा जो वॉइस वाला वो बेचारा हमको सब कुछ दे देता था। हमारी जो किसी की भी सेक्टर की जो वॉइस है ना, इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच इट इज जनरेटिंग। ओके, आप जाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में और या आप स्टेट बैंक में किसी भी जगह जाके जब कहेंगे सर ये चाहिए, कहेगा कितना कमाते हो? 2-2.5 अरब। सो इट्स ऑल वेरी वेरी नंबर बेस्ड गेम। अच्छा, तो ये एक और सवाल होता है तभी, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी रिसर्च करता आपसे, कह रहे हैं कि यार ये तो $2.5 अरब तो ये दिखाते हैं, कमाते तो बहुत ज्यादा है इससे, इज इट ट्रू? और लाते ही नहीं है। अच्छा देखिए, $2.5 अरब का नंबर कहाँ से आ रहा है? ये स्टेट बैंक रिपोर्टेड नंबर है कि जो बाहर से पेमेंट्स आती है वो खास कोड्स में आती हैं
और वो होता है। इसमें एक कुछ फार्मूलाज भी एग्जिस्ट करते हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ जगह बहुत से फ्रीलांसर्स हैं हमारे, वो जो पैसे मंगवाते हैं वो रेमिटेंसेस में आ जाती हैं, वो स्टेट बैंक के इन कोड्स के अंदर नहीं आते। तो देयर इज ऑलवेज एन अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल जो रिपोर्टेड नंबर है, कुछ जो आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी वो इसके कुछ परसेंटेज ज़्यादा होंगी, सो दैट्स नोन, दे आर नोन फार्मूलाज। लेकिन कोई आप ऐसे कहें कि ये कोई 5 टाइम्स नंबर हो जाएगा, जो कि अभी ऐसा नहीं। अच्छा, एक और भी तो शर्त लगाई हुई थी ना आप लोगों पे कि आपके पास जो डॉलर्स आएंगे, जो भी आप लोग सर्विसेज बेचते हैं, तो उसका 35% आप सिर्फ रख सकते हैं यूएस डिनोमिनेशन में। व्हाई इज दैट? उसको कुछ बढ़ाया है उन्होंने, मेरा ख्याल है 50% किया है। अच्छा, देखिए मेरा अपना ख्याल है, इतनी डिवैल्यूएशन है मुल्क में, आप कमा डॉलर में रहे हैं, तो आप अपना पैसा डॉलर में भी नहीं रख सकते। सर मेरा ख्याल है अभी हम जिस स्टेज के ऊपर है ना, ये कोई इतना मेजर इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन, क्योंकि जो मेरे पास पैसे आने हैं ना, मैंने उसको कन्वर्ट कराना है और अपनी सैलरीज देनी है। ओके, इतना अमाउंट नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं है। आप 35, अगर मैं 35% ही होल्ड नहीं कर रहा, तो आप 100% कर दें, क्या फायदा? आई अंडरस्टैंड, मेरा अपना ये ख्याल है। ज्यादा तो होनी चाहिए ना था सर। बिल्कुल। ये देखिए हमारा कंपनीज, सो फरहान गेट टू द पॉइंट, कंपनीज को ग्रो करने के लिए चाहिए क्या? जब तक कंपनी बड़ी नहीं होगी ना, वो ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकेगी। सही बात। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं जा सकती, वो हायर एंड सर्विसेज में नहीं जा सकती, वो बड़ी मार्केट्स में नहीं जा सकती। हर एक कंपनी अगर एक ख़ास स्केल की है तो उसकी एक ख़ास लिमिट आ जाती है, ठीक है? अब आप फ्रीलांसर पे आ जाएं तो फ्रीलांसर तो एक लोन वॉरियर है, वो कितना काम कर लेगा, उसको तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फ्रीलांसिंग। आपका हमेशा एक सेगमेंट होना चाहिए जो फ्रीलांसिंग करे, बहुत से लोग। लेकिन अच्छा, फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं बात करूंगा, अभी मैं कंपनी को पहले निकाल लेना। अगर कंपनी बड़ी नहीं होती, स्केल नहीं करती, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो इनोवेशन नहीं करेगी, वो R&D नहीं करेगी, वो नई मार्केट्स में नहीं जा सकेगी, वो एक्विजिशंस नहीं कर सकेगी, वो फर्दर ग्रो। इट्स अ वर्चुअस साइकिल। अगर आप बड़े होते हैं देन यू कीप ऑन ग्रोइंग, और वो जो अमाउंट लेके आएगी प्रोपोर्शनल टू इट्स स्केल, वो बहुत ज्यादा है बनस्पत छोटी-छोटी बहुत सी कंपनियां आप करेंगे। दैट इज हाउ द सेक्टर विल ग्रो। आप इंडिया के निकाल लें, निकाल लें। एक रीजन तो समझ में आ गया कि जो ओनर्स हैं, सेठ साहिबान हैं, जो भी कह लें, जो भी उनके एमडीज हैं सेठ, उनके माइंडसेट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन कुछ वो तो हो गया कि कुछ सानू मरदा शौक भी सी, लेकिन कुछ शहर के लोग भी तो जालिम है ना, उसकी भी बात कर ली हमने, ठीक, कि भाई हमारी गवर्नमेंट का हमें माहौल ही वो नहीं मिल रहा। लेकिन एक और इशू जो कि सिस्टम्स लिमिटेड के सीईओ आसिफ पीर साहब आज से 4 साल पहले बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर मचा रहे थे, मैं जानना चाहूँगा इस वक्त आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। वो कह रहे थे भाई हमारे पास तो लोग ही नहीं है काम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। 20,000 IT ग्रेजुएट्स हैं, कह रहे उसमें से भी कोई 20% ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयबल होते हैं। इज दैट करेक्ट? ही इज राइट, फंडामेंटली ही इज राइट, बिकॉज हमारी सर्विसेज बेस्ड, फंडामेंटली वी आर अ सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, जो IT सेक्टर है। इसका क्या मतलब है कि मुझे ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, अगर मैंने मज़ीद कमाना है तो मुझे मज़ीद लोग चाहिए। मैं लोग नहीं होंगे तो मैं नहीं कर सकता। एज अगेंस्ट लेट्स से प्रोडक्ट जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है, आपका एक प्रोडक्ट बन गया है, उसकी सेल ज़्यादा होगी तो आपको लोग उस हिसाब से साथ ऐड नहीं करने। अच्छा, अब ये इशू है, क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स का मेजर इशू है। उसमें यह भी है कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बहुत से जो ग्रेजुएट्स हैं वो जो है वो अनएम्प्लॉयबल है, बिकॉज उनका वो स्किल सेट उस लेवल पे नहीं है। आप आसपास आजकल बहुत देखते होंगे, देयर आर लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गोइंग ऑन। सो एक ख़ास लेवल पे तो इम्पॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलती है, बट ये वो तो बिल्कुल है कि बच्चा जो ग्रेजुएट किया है या अभी एक ख़ास लेवल पे बिल्कुल अर्ली स्टेज है, उसको स्किल डेवलपमेंट इतनी करें कि वो एम्प्लॉयबल हो जाए। आपने एक स्किल डेवलपमेंट करनी है कि वो मज़ीद प्रोडक्टिव हो जाए, एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों नहीं भी करें। बट इसमें दोनों का काम करने की ज़रूरत है। इसमें आई कम फ्रॉम द इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूँगा सारी गलती यूनिवर्सिटीज़ की, एक अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलवेज टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू। उन करिकुलम है, उन्होंने ग्रो करने हैं। मैं बुनियादी तौर पे एज अ टेक सेक्टर या इंडस्ट्री, दे वेरी ट्रांजैक्शनल कि यार हमें ये आज ये स्किल सेट चाहिए, हमें क्यों नहीं बना के दे रहे। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं तो फंडामेंटली 2 पार्ट्स हैं, एक फाउंडेशनल और एक स्किल्स। फाउंडेशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो वही है जो शायद 20 साल पहले भी पढ़ा रहे होंगे, अभी भी है थोड़ी बहुत करके, बट वो हम उसको कई दफ़ा है कि यार फाउंडेशन हिला दो, ला दे। अच्छा, फ्रीलांसिंग में ये भी प्रॉब्लम है, अगर उसमें हम बात करें कि यार वो कहते हैं मुझे ये डिग्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं 4 स्किल सीखूँ एंड देन आई विल डू। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ आल्सो हैव अ रोल विद द इंडस्ट्री
टू वर्क टूवर्ड्स के यार कौन से स्किल्स हैं जो एक खास लेवल पे होने चाहिए जब एक बच्चा ग्रेजुएट कम से कम ये तो दो यार, ये तो मुझे दो कम से कम। और बहुत कई दफा कितनी यूनिवर्सिटीज हैं अतर भाई आपके यहाँ माशाल्लाह, कितने लोग एम्प्लॉय करते हैं अभी? ओवर 2000। दैट्स अ बिग नंबर। 2000 लोग आपके यहाँ काम करते हैं। नाम लेना बताना चाहिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके बच्चे लेते हैं आप, बाकी को आप छोड़ देते हैं? हमारा चूंकि बहुत डाइवर्स सेट ऑफ सर्विसेज है तो वी एम्प्लॉय, बट कोर आपका जो प्रोडक्ट मतलब जो कोर फंक्शंस है 10 से 12 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की। हाँ, दैट्स 5%। आपको पता है सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। 200 यूनिवर्सिटीज बन गई है ना पूरे मुल्क में। इतहाशा यूनिवर्सिटीज हैं 200 यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ 10 ऐसी हैं जिसका अतर नवाज साहब जिसके सीवीज देखते हैं तो आप कहते हैं बुलाओ उसको, ठीक है, बाकी को बुलाते भी नहीं। हाँ नहीं है, गैप है बिल्कुल। लेकिन ऑल द हमारा एक इम्पैक्ट प्रोग्राम है जिसमें भी मेक श्योर किया जो उस पे नहीं है, हम उनका सेमेस्टर 9 लगाएं, एक थोड़ा सा उनको करें खास लेवल पे, लेकिन वो बड़े अलग, लेकिन ये है और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि आपको भी एक बिजनेस रन करना है। हाँ देखिए, मेरी एक लिमिटेड कैपेसिटी है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। वी वर्क विद यूनिवर्सिटीज एंड आई थिंक आई जनरली फाउंड द वाइस चांसलर्स एंड द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटीज टू बी वेरी enlightened and understanding कि हाँ यार ये मसला है। I believe you are working with IBS Sakhar as well. We are working with a lot of universities. और 10 to ज़्यादा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे बहुत deep relationships हैं। And you are helping them that skill development. They are helping us also क्योंकि उनके कई दफ़ा there's a very good talent researchers और वो हैं, और इसलिए जब तक यूनिवर्सिटीज और उनके जो टैलेंट और कौन सी कंपनीज ये कर रही है आपको पता है? सारी सब कर रही हैं। They work very closely with it. लेकिन मेरा जो फंडामेंटल पॉइंट है कि जो इतने ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपकी गवर्नमेंट भी रन कर रही है, आपकी यूनिवर्सिटीज़, ये आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये अपने प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी प्लेयर्स भी देयर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई कहाँ इतना गैप है कि आपको हर एक को स्किल सिखाने की जरूरत पड़नी चाहिए। कहाँ से रहा है इतना गैप? हर चीज़ खराब बन के क्यों आ रही है भाई? तो वो अंडरस्टैंड एक खास लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में खासतौर पे इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स देयर इज अ वेरी रिक्वायरमेंट कि यार देखो अंडरस्टैंड करो, बट एट द सेम टाइम अगर इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी है, और ये भी एक फिर वही डिस्कनेक्ट है जो इस्लामाबाद में और रेस्ट ऑफ द कंट्री में, और ये वही डिस्कनेक्ट है जो यूनिवर्सिटीज़ और आप लोगों में। अच्छा मूव ऑन, एक तो हमने एक सिक्के का एक रुख देख लिया, कॉर्पोरेट सेक्टर को हमने इन डेप्थ समझ लिया कि उसके मसाइल क्या हैं। ज़रा अब आ जाए, हम बड़े फ़ख्र से आजकल एक स्क्रीनशॉट शेयर करती है हमारी हुकूमत भी, पाकिस्तान नंबर 1 फ्रीलांसर कंट्री बन गया, पाकिस्तान नंबर 3 वो जो भी बन गया हम हर चीज़ नंबर 1 है यार। आप देखें अदर भाई, ये आप नंबर 1। सो हम बन गए। ये मुझे कुछ लोग बता रहे थे, मेरे दोस्त, मैंने कहा आपसे पूछूं, मुझे तो पता नहीं है। कह रहे थे यार ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि हम फ्रीलांसिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ज़रा पूछो ना इंडिया का कौन सा नंबर है फ्रीलांसिंग में, पूछो ज़रा कोरिया का कौन सा नंबर है फ्रीलांसिंग में। यार मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा आप आएंगे तो पूछूंगा। क्या चक्कर है? ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर लेते हैं। देखिए फंडामेंटली कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, फ्रीलांसिंग करना, लेकिन पहले समझ लें कि मतलब क्या है फ्रीलांसिंग का। एक इंडिविजुअल है जो ऑनलाइन जाके एक प्रोजेक्ट को पकड़ के डिलीवर कर रहा है, वो प्रोजेक्ट का जो साइज़ है और वर्थ है वो बहुत बिल्कुल लोएस्ट एंड के ऊपर है। तकरीबन 20% से कम है हमारे जो ओवरऑल आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो फ्रीलांसर से आ रहा है। और लोग कितने? और लोग ज़्यादा फ्रीलांसर में हैं आपकी? फ्रीलांसर में 20% से कम है, लेकिन इशू ये कि जो पर पर्सन जो रेवेन्यू या एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट एक फ्रीलांसर से हो सकता है वर्सेस एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के, उसमें बेतहाशा फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? इसलिए कि जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो जिन लेवल के प्रोजेक्ट्स को एड्रेस कर सकती है वो फ्रीलांसर्स नहीं कर सकते। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वुड इन्वेस्ट बैक, they would invest in learning, they would invest in growth. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस they will stay here. फ्रीलांसर के लिए किसी वक्त भी रैप अप करना और मूव आउट करना, वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी बिजनेस सब कुछ लेके, अपना कैपिटल सब लेके किसी वक्त भी मूव आउट कहीं भी कर सकते हैं। जब मैंने अगर अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया 10 साल, फंडामेंटली तो मैंने यही इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ, अब जैसे दुबई वालों ने ऑफर कर दिया है, लोग उधर जा रहे हैं, कनाडा ने ऑफर आपके लिए। ओह यार दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग पॉइंट यू मेकिंग। सो रियासत के लिए कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, लेकिन जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना लिया इधर 1000 बंदों का, मैंने उनकी लर्निंग पे कर दिया, मैंने 5 जगहों पे दफ्तर खोल लिए, मैंने इतनी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एक पार्टनरशिप्स और बिजनेस रिलेशनशिप्स बिल्ड कर लिए। There's a structure that supports such a phenomenal point you're making, and ये already poaching शुरू हो गई है, which takes us, उसके लिए मूव करना बहुत आसान है। नहीं, but that takes us to the next question. बट इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, हो क्या रहा है नुकसान, जिसका भी मैं सोशल चैलेंज हमें अभी समझ नहीं आ रहा।
एक बच्चा जिसको देखिए क्यों बच्चा फ्रीलांसिंग करता है, क्विक हमारे गुर्बत है, उसने देखा आसपास इतना नहीं बनाया, एकदम $1000 महीने का बनाना शुरू कर दिया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव, गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती हमारे उस सिस्टम की है जो उसको चैनलाइज सही तरीके से नहीं कर रहा। वो बच्चा एक खास पॉइंट के ऊपर अब ये भी कहेगा कि मुझे डिग्री करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे 4 साल की डिग्री करने की क्या जरूरत है, मैं ये 3 स्किल सीखूं, मैं 4 महीने के 4 कोर्सेज और बना लूं। वो ये रियलाइज नहीं कर रहा कि जब वो 28 साल का होगा तो वो भी उस वक्त भी यही कर रहा होगा मोर और लेस। लेकिन ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है ना फिर अथर भाई, कि मैं आपको आज 100 रुपए दे रहा हूँ और आपको बोलूंगा नहीं चले 10 दिन के बाद आप 500 रुपए ले लें, तो आपको पता ना 90% लोग आज 100 रुपए ले लेंगे। तो लीडरशिप कहाँ आती है? अगर आप किस चीज को फिर आप सपोर्ट करना चाहिए, फिर वो वापस चले जाएंगे बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये कई तो बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है। कई यूनिवर्सिटीज ने यहाँ तक किया कि बच्चे क्लासों में नहीं आ रहे क्योंकि वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को निकाल दें, कई और जगहों पे आई पर्सनली नो पीपल आर नॉट एबल टू हायर पीपल बिकॉज वो जो बच्चा यंग 22 साल का जिसको भी अपना करियर स्टार्ट करना है वो इंटरेस्टेड नहीं है जॉब करने में। ये जो पूरा टाइम पीरियड है जो ये मिस कर जाएगा तो आपकी वो लीडरशिप लेयर वर्क फ्रॉम होम करना है भाई उसको, वर्क फ्रॉम होम WFH। अच्छा दूसरी बड़ी मजे की बात आपसे पूछना, लेकिन आपके मैं काउंटर सवाल करूँ छोटा सा क्विक आंसर। आपने कहा यार वो अभी डिग्री भी नहीं करेगा, लेकिन आप जब अतर नवाज साहब हायर ही नहीं कर रहे हो उसको 190 यूनिवर्सिटी से डिग्री करके फायदा क्या? जब उसका CV अतर नवाज साहब के साथ जाएगा वो तो रख दूंगे, बोलेंगे यार अब यार नहीं हटा दो इसको। देखिए हम मैं आपसे रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, उसको फायदा क्या हो रहा है डिग्री लेने का? आप मुझे बताएं ना। मैं बिल्कुल देखिए आई एम ट्राइंग टू बी द डेविल्स एडवोकेट, आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्रीज। हम भाईजान आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप लोग डिग्री मत लें लेकिन हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। अरे भाई आपने अभी खुद कहा था 5 मिनट पहले कि यार मैं तो भैया ये चाहिए होते हैं मुझे, मैं ले लेता हूँ, बाकी को मैं इम्पैक्ट प्रोग्राम आगे पीछे करता हूँ। अब आप 5 मिनट के बाद मुझे कह रहे हैं कि फरहान यार उसको डिग्री नहीं करेगा मसला हो जाएगा। वो क्यों करे था भाई डिग्री? मुझे पता ना जब इलॉन मस्क एक ट्वीट कर रहा है मुझे डिग्री वाले नहीं चाहिए, गूगल बोल रहा है मुझे डिग्री नहीं चाहिए, ये तो अब सबको पता चल रहा है ना। अब वो भले वो देखें, वो लोग हमेशा स्टीव जॉब्स की और बिल गेट्स की एग्जांपल देते हैं। द थिंग इज कि दे डिड फैंटास्टिक स्कूलिंग एंड दे हैड, और उसमें एक और भी इशू है कि यू आल्सो हैव टू सी द अदर ड्रॉप आउट्स हु वर नॉट एबल टू मेक इट। बिल्कुल 99,000 of them. But so my question is how do you convince that 20-year-old right now जो आपको देख रहा है? आप 2000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, आप है ना, उसको आपको कन्विंस करना है आज से। इसमें सबसे पहले रोल तो जो आपकी देखिए एक चीज़ जो मैंने देखी थी ना कि हमारा बेतहाशा प्रॉब्लम है कि राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम नहीं मिलती। कितने बच्चे मैं और आप रोज़ मिलते हैं, यार ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों छोड़ना चाह रहे हो? जी वो एक तो होता है ना मजबूर कर दिया बाप ने ये पढ़ लो, तो वो कोई मसला नहीं है। नहीं एक है कि यार मुझे समझ नहीं आई थी, मैं बस उस राह पे चल पड़ा। तो अगर आपकी सही इंटरवेंशन गाइडेंस सही टाइम के ऊपर हो जाए, उसको गाइडेंस मिल जाए कि बेटे ये अभी तो ठीक है तुम्हें अच्छा लग रहा है, बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो वो है कि तुम अगर प्रॉपर डिग्री करो, गो इन अ प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टार्ट योर ओन थिंग, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्ड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। पहले अपना बनेगी तो बाहर बनेगी ना। बिल्कुल तो आप ये इस वक्त बिल्कुल 100% कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं अतर भाई, जितने बच्चे आपको देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं कि यार डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन डिग्री, अगर वो किसी बिल्कुल ही अलखैर इंस्टीट्यूट से भी है, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन डिग्री एब्सोल्युटली, बट डू इट फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट। देखिए बहुत से ऐसे जगह भी हैं जहाँ से नहीं करें तो बेहतर है। आपने ऑनेस्ट आई हैव टू बी ऑनेस्ट। मैं कह रहा हूं लेकिन डिग्री का मसला टेक का नहीं है। हम पिछले 12 सालों से हायरिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह, मतलब ये आप समझ रहे हैं टेक की ग्रेजुएट अच्छे नहीं है, इस हम्माम में सभी हर जगह पे ये प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा ये बट दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम एट प्ले एज वेल। मतलब डिग्री तो चले, देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम क्योंकि ये जो अपनी जो नस्ल है जिसको हम इंटरनेट जनरेशन कहते हैं, जिसकी आपने शुरू में बात की, ये अपनी थिंकिंग में अलग है। ना ही उस तरह खाना खाते हैं, ना ही उस तरह शॉपिंग करते हैं, ना ही उस तरह डेट करते हैं, ना ही उस तरह काम करते हैं। ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। ये आप इनको ये कहते हैं यार मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, अपनी टर्म्स पे करूंगा, भाड़ में जाओ आप, मैं तो फ्रीलांसिंग ही करूंगा। इनके पास आप उनको कुछ बताएं ना, इंसेंटिव क्या है कि वो आज ना करे। मुझे छोटी सी एग्जांपल दे, चले बताएं। बाहर जो है आपके ख्याल में जब स्कूल टीचर्स जो होते हैं ना, क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्कूल टीचर्स किस क्लास के होते हैं?
प्राइमरी किंडरगार्टन से, यस आई हैव हर्ड दैट। क्योंकि आपको क्या उस बात बच्चे के दिमाग क्या को बात समझना है, क्या बात, उसके लेवल पे आना है और क्या बात। समझाना है। हमारे यहाँ सबसे खराब ये देखें, ये कहना ये बच्चे खराब हैं या इनको समझ नहीं आती, ऐसा नहीं है। इट इज अ कम्युनिकेशन इशू। क्या बात, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, व्हिच एंड हेंस वी बिलीव कि यार वो हमें खास नहीं डालते। अगर आप उनको समझें कि यार वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, वो किस सिस्टम के अंदर ग्रो कर रहे हैं, और आप उनके लेवल पे आके और उनको समझाएं, दे आर ऑल वेरी एम्बिशियस, extremely they're all very keen to perform, to make money to as make well। money, to grow, and to be successful, and to be successful very early. बिल्कुल ठीक है। आपको उनसे कनेक्ट करना है सर। आप जब कनेक्ट कब करेंगे? कोई बंदा चीनी बोलता है, आप जाके फ्रांसीसी बोलेंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं? करें कनेक्ट, समझे उसको समझे तो लेकिन सही वो ना। तो अभी तो फिर ऐसा भाई, तो उसके लिए तो नाइटमेयर है हमारा मुल्क इस वक्त भाई। कम ऑन, लेट्स बी रियलिस्टिक। अभी आई डोंट वांट टू क्रिएट डिस्पोंडेंसी, बट इज इट नॉट, व्हाट you said you have a 10-year-old। It's not a very complicated problem। देखें, इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, इसमें टीचर्स का भी रोल है, इसमें अगर हर एक आपकी का 10 साल की बच्ची है या टीनेजर बेटा है या जो भी है, वो आपसे आके भी बोलता बाबा मैंने नहीं रहना, मैं जाऊंगा, आप क्या बोलते हैं उसको? क्यों रहो यहाँ पे? और आप और हम उस क्लास में से हैं जिनके लिए मुल्क बना है ना, ये हमारे लिए बना है मुल्क। व्हाट डू यू टेल हिम? आई थिंक देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। देखिए, फंडामेंटली एक अप्रोच है कि यार किसी भी चीज़ में ना आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं, नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव अप्रोच के साथ आके आप हर चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखे आप कर सकते हैं। आई थिंक हमारे फंडामेंटल्स जो है ना बहुत सॉलिड है। सही है। आपके पास ये आई हैव वर्कड विद दीज किड्स, द 18 to 24 year old, ओके, they are super brilliant kids। माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, पूरी जॉब कर रहे हैं, माशाल्लाह, घर चला रहे हैं, एंड दे मतलब मैं आज उस लेवल पे नहीं हूँ बहुत मैच्योर बहुत भी सी है। चीज़ों के जिसमें वो है। मेरा क्यों नहीं आप कर सकते, चैनलाइज कर सकते, लेकिन आपको उनको समझने की ज़रूरत है। अब आप उनको सिर्फ भाषण पे और हाई एंड, वो जब आपसे एकदम डिस्कनेक्ट हो गया ना वो बच्चा, फिर आप में और उसमें वो कम्युनिकेशन, फिर आपकी वो बात को वैल्यू नहीं करेगा। पता है, अभी तो मुझे ये लग रहा है कि वो है ना कि यू फियर द थिंग्स यू डू नॉट नो। एक्चुअली आपको अंदर से डर लगता है ना। एक्चुअली डरे हुए हम खुद हैं। हाँ, ये जो डिसीजन मेकर्स है ना, इनको उसकी पता ही कोई नहीं है, तो डर गए उनसे, यार ये पता नहीं तो कौन सी नस्ल है। प्रॉब्लम क्या समझ, देखिए मुझे 10 चीजें नहीं पता। हाँ, डोंट आई कम टू यू अ लॉट ऑफ टाइम्स कैसे मुझे बता दो, मुझे नहीं समझ इस चीज की। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। क्या मसला है? व्हाट इज द इशू इन दिस? अच्छा, अब ये you feel कि इट इज if ये सोसाइटल लेवल से स्टार्ट होगा, माँ बाप के लेवल से कॉर्पोरेट्स के लेवल से स्टेट, और ये कहीं से भी स्टार्ट होना पड़ेगा। देखिए, इट टेक्स, वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी। आपको सबको मिलके इसके अंदर करना है, और मेरा अपना ख्याल है कि उसको सही बच्चे को डायरेक्शन दी जाए। बाकी तो उसने अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें फिगर आउट कर ली। ये तो खैर, ये जो हम जिस टॉपिक पे अभी निकल गए ना, इस पे तो हम एक पूरी पॉडकास्ट अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन आई हैव टू टेक अस बैक टू द टेक सेक्टर। आजकल एक बड़ा जिक्र हो रहा है अथर भाई, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का, और हम एक एग्रीरियन इकोनॉमी है, हमारा 60% वर्कफोर्स एग्री से है, जीडीपी का हम 20% हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है कि जिस चीज़ में 60% लोग काम करते हैं, वो पैसे 20% कमाता है और टैक्स तो 0 देता है। कैन टेक रिवैम्प एग्रीकल्चर? सो टेक में एक तो ये है ना कि टेक इज अ सेक्टर जो हर एक के अंदर घुसा हुआ है। Unlike let's say textile, क्या ताल्लुक है? you hear the term fintech, agri-tech, ed-tech, insure-tech, gov-tech, prop-tech, right? So पहली तो ये चीज़ है कि मेरा ख्याल है 2 सेक्टर्स हैं फंडामेंटली, एटलीस्ट मेरी उसमें, जो आपकी इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। एक आपका टेक सेक्टर है, एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। कुछ हाई एंड सेक्टर्स भी हैं जिसमें आप टूरिज्म है, माइनिंग है, सब कुछ है, बट ये 2 या मेरी समझ जहाँ तक है जो डूएबल है। क्या मसला? पहली बात है, मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ, पहली बात है कि आप जो यहाँ ग्रो करेंगे, वो सर्विसेज हैं आईटी की या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक आप दुनिया को अपनी मार्केट प्लेस नहीं बनाएंगे, आप नहीं ग्रो कर सकते। 100% तो इकोनॉमिस्ट वाली बात है। और इसमें आपका जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत कम है। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? समझ गया मैं। एलसीज नहीं खुली, समझ गया मैं।
टेक सेक्टर को बड़ा कम फर्क पड़ा है उससे एज अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग को तबाही फिर गई, रॉ मटेरियल नहीं इम्पोर्ट हो तबाही सकता। फिर गई। आपका जो ये दोनों सेक्टर हैं ये दबा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर में जब आप डॉलर्स ला सकते हैं और बेसिकली। एग्रीकल्चर में आप क्या बात करते हैं, क्या मकसद है आपका? या तो कॉस्ट कम की जाए फार्मर की, या प्रोड्यूस बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, या सप्लाई चेन बेहतर की जाए। फंडामेंटली ऑल ऑफ देम आर टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स। वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं, कोई नहीं, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर तो नहीं होता। तो जो इन दोनों का मिलाप है, आईटी का और एग्रीकल्चर का, ऑन देयर ओन बाय इटसेल्फ, आपके अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आप जो मर्जी इधर उधर चले जाए। क्योंकि हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी हैव नॉट बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, और अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें जो स्केल चाहिए और जो डायनामिक्स चाहिए चाइना और जो कंपेटिटर्स आ गए हैं, उसमें बड़ा मुश्किल है कि आप उन्हें कम्पीट कर सकें। आपके पास एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से you have, लेकिन इसके अंदर अपने वो वाले चैलेंजेस। ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया एक्चुअली। आई थिंक दिस इज ग्रेट पॉइंट कि इसके लिए आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग में तो आप ना ही समझें, क्योंकि वो ऐसा खौफनाक कंपटीशन हो गया है कि मतलब वो नहीं कर सकते। नहीं सकते। एग्री पे आते हैं। अरे भाई, फ्यूडल कंट्री, ठीक है, जागीरदारों का मुल्क, एग्रेरियन इकोनॉमी, यार हम नेट इंपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स इन पे कोई नहीं। मतलब ये तो हमारे ब्लू आइड बॉयज हैं, हमारी रियासत के एग्रीकल्चर। ये भी बैठ गया यार, इसका बट्टा बैठ गया। क्यों बैठ गया इसका बट्टा? किस लेवल पे? मल्टीपल लेवल्स हैं, देखिए, टेक्निकल इश्यूज, पॉलिसी इश्यूज, सबसे मेरे हिसाब से बुनियादी इश्यूज है। एग्रीकल्चर में मैं इसको फ्रॉम अ सोशल एलिमेंट पहले देखूंगा। ओके, आप मिलके काम नहीं करेंगे ना तो चीज नहीं ग्रो करेगी। अजीब, क्या मतलब? अच्छा, आपकी एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है आपको पता है? पहले 10 एकड़ से भी कम हो गई है, और पीरियड ऑफ टाइम इनहेरिटेंस से हो के, प्लस बहुत सी जगह जो एग्रीकल्चर लैंड थे वो वैसे ही और कम हो गए, ठीक है, लोग ज़्यादा हो गए, व्हाटएवर। बहुत सी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं या आपकी कॉस्ट को कम कर सकती हैं। बैंक है, उसने लोन देना है, वो एक ख़ास वॉल्यूम पे कोई काम होगा तब वो लेंडिंग कर सकेगा। वो 5 एकड़ 6 एकड़ के ऊपर बिजनेस केस नहीं बनता। जब तक आपके फार्मर्स, खासतौर पर जो 80% आपके बाय द वे फार्मर्स जो हैं, 80-85% फार्मर्स, वो 20 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग है। अच्छा, अनलाइक यूएस या बड़े जगहों जो ह्यूज फार्म्स लोग ओन करते हैं, आपके मेजॉरिटी फार्मर छोटा फार्मर है, और वो और छोटा होता जा रहा है। और खेत के लिए तो 20 एकड़ कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो जब तक आपस में मिलके काम नहीं करेंगे, यानी आसपास वाले सब मिला के लेट्स गो टुगेदर एंड बाय दिस, और यू नो गेट दिस लोन फॉर, एक ट्रैक्टर ले लेते हैं सारे मिलके, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगी। मैं और आप मिलके काम कर सकते हैं इस मुल्क में। ये वही है जो मैंने आपसे, हमारी पहले बात हुई थी ना कि टेक्नोलॉजी सेक्टर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं ग्रो करते। बिल्कुल वही माइंडसेट आपका यहाँ एग्जिस्ट करता है। लड़ना हमने जरूर है, बात आपस में करनी नहीं है, काम मिलके करना नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, एवरेज लैंड होल्डिंग चाइना और इंडिया में पाकिस्तान से भी कम है। अजीब, ठीक है, तो फिर वहां कैसे दे आर एबल टू वर्क टुगेदर। एक कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट है, कोऑप्स कहते हैं, जिसमें मल्टीपल स्मॉल लैंड ओनर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे एक्ट एज वन बिग फार्म एंड देन दे गेट व्हाटएवर दे नीड। जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, दे हैव बीन एबल टू डू इट सिग्निफिकेंटली, क्वाइट रीजनेबली वेल, क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, मिल के काम करते हैं। मैं गिलगित में कोविड के टाइम के अंदर गया, एक लड़का था, मुझे अभी वो सीन याद है, वो सड़क के ऊपर अकेला जा रहा है बाइक पे, मास्क पहना हुआ है। क्यों? डायरेक्ट कम्युनिटी एग्री किया कि करना है। सो दे वर्क टुगेदर। वहाँ तो लैंड होल्डिंग और बहुत छोटी है, तो वहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है ना। लेकिन आप और मैं मिलके जब इकट्ठे काम नहीं करेंगे, एंड ऑन द रिवर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह लड़ेंगे जरूर। यहाँ तो दो भाइयों की जमीन भी आपस में नहीं कोऑपरेट करते हो, आप फिर कैसे, हाउ वुड यू ग्रो? सो आप ये तो आप बिल्कुल एक नॉन टेक सॉल्यूशन बता रहे हैं। मैकेनाइजेशन को ले आए, पॉलिसी को ले आए, आईओटी को ले आए, जो मर्जी हो, जो मेरे हिसाब से कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। वाओ, ठीक है, आप स्ट्रेटजी जो मर्जी बना लें, आपका कल्चर जो है वो हर चीज को ओवरराइड कर देता है बाय द टाइम यू स्टार्ट। ये एग्जैक्टली हमारे बच्चों वाली एग्जांपल पे भी होता है। आप जो मर्जी स्ट्रेटजी बना इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कल्चर एंड यू डोंट मेक एफर्ट टू चेंज, सो बात है कि बॉस, आप जाके जो प्रॉब्लम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, वो आप कहाँ रिजॉल्व करेंगे?
नल का बाल्टी लीक हो रही है, आप पानी भरी जा रहे हैं यार। बट ये तो आपने बड़ा नॉन टेक सोल्यूशन बताया है। इसका तो यू आर अ टेक कंपनी सीईओ, बट यू मोस्टली टॉकिंग अबाउट सोशल साइकोलॉजी हियर। इट इज एट द एंड आप वो, और ये जो कल्चर, क्या बोला आपने, कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। वाओ। अब इसलिए कि जब आई फिगर इट आउट, आई हैव सीन इट इन टेक, आई हैव बीन अ सीईओ फॉर ओवर 13 इयर्स नाउ। आप 4 लोगों को इकट्ठा कर लें एंड दे आर एबल टू वर्क टुगेदर, दे विल फिगर आउट ये करना है या वो करना है। आप मेरे से जो मर्जी सोल्यूशन लें, ऑनेस्टली the way we have grown, alhamdulillah, as an organization over the last many years, 4 times, 5 times, in terms of headcount, in terms of revenue, we have grown 10 times. A lot of the new things that have come up by the people themselves. Okay. Because we've been able to help them work together. Okay. So वो farmer will figure out a way कि what's the best course. वो मेरे और आपसे ज़्यादा qualified है कि क्या, लेकिन अगर वो मिलके काम नहीं करेगा तो बैंक आप ज़रा जाके एग्रीकल्चर सबकी लैंडिंग चेक कर लें, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। और उनमें नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ टेक ही कम है, फिर उसमें से एग्रीकल्चर तो बिल्कुल ही कम है। और वो कम है, और वो जब अगर किसी ने 2 अरब लेंडिंग की हुई है ना, तो टोटल जो है वो आ रहे हैं 1000, वो स्मॉल फार्मर नहीं है, सब बड़े बड़े वाले हैं सारे, 500 एकड़ वाले। तो उनको तो सपोर्ट मिले, उनको जरूरत नहीं है, उसको मिल रहा है। बुनियादी तौर पे चीज़ों का किसी भी लेवल पे ले जाएं, जब तक आप मिलके इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे, इट विल नेवर वर्क आउट। आपकी इन्हीं वीकनेसेस को हर एक एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको आप चीखते हैं, वो ठीक हो जाए। अच्छा अतर भाई, एक और, ये तो हमने बात की, एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर का एक समझ नहीं आता, देखें एक तो आपने सारी बातें कर ली, लेकिन एक जो हम बाहर देखते हैं, जैसे अमेरिका में हम देखते हैं इलॉन मस्क है, या स्टीव जॉब्स था, या बिल गेट्स है, या और भी सीईओज हैं, जैक डॉर्सी था ट्विटर वाला, ये लोग खुद भी एक ब्रांड होते हैं, और लेकिन उनकी कंपनीज भी ब्रांड्स होती हैं। अब ये अंडा पहले आया या मुर्गी, ये समझ में नहीं आता कि अथर नवाज ज्यादा जरूरी है या साइब्रिड ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज बिगर? सो डिपेंड करता है कि स्टेज के ऊपर है। कई दफा सीईओज आर आल्सो एवेंजलिस्ट्स। एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उसने अपना एवेंजलिज्म दिखाना है, जिसका मतलब है कि उसने सामने आना है, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को लेके आना है, पीपल स्टार्ट एसोसिएटिंग विद दैट। लेकिन वो अगर वो खुद भी सीईओ सामने आके अपनी मार्केटिंग या अपनी हाइप उसकी ज़्यादा कर रहा है, तो उसका कोई मकसद है। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। देखिए एक बड़ा मज़े का, लेट्स मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग, ठीक है। A friend of mine always quotes, I think यार, एक सब्सटेंस टू हाइप रेशियो क्या होता है। वाह, ठीक है कि यार हाइप करो, लेकिन इट हैज टू बी रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल टू द सब्सटेंस जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं। मैं इसको स्टेक वर्सेस सिजल कहता हूं। मैं इसको एक और मजे से आपको बताता हूँ। वो कहते हैं पाकिस्तान में अगर आपने एक हाथ से काम करे ना, तो दूसरे हाथ से आपको ढोल बजाना पड़ता है, और अगर आपने काम नहीं करना ना, तो फिर आप दोनों हाथों से ढोल बजाए। तो अगर आप बहुत ज्यादा ढोल सुन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, तो ये नहीं है। लेकिन कहीं जब काम होता है, लेकिन द सीईओ हैज टू बी, और द फाउंडर्स हैव टू बी वेरी क्लियर कि जहां भी वो अपने आप को सामने ला रहे हैं, उसका कोई मकसद होना चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, समटाइम्स द सीईओ हैव टू बिल्ड अ ब्रांड। बहुत सी चीजें होती हैं, फिर कुछ नहीं होता, देखो बन जाता है, और फिर आपने उसको, मसले होता है एक दफा एक चीज बन जाए ना, फिर आपने उसको सस्टेन भी करना होता है, उसके लिए जोर मारना पड़ता है, वो आपको फिर एक लेवल पे आ जाए। लेकिन कभी भी देयर हैज टू बी अ लिंक बिटवीन, कई जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रॉब्लम आए हुए हैं दैट द फाउंडर्स ब्रांड बिकेम बिगर देन द कंपनीज ब्रांड, एंड देन द फाउंडर स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन पाथ, एंड द कंपनी से यार देयर इज नाउ अ मिसअलाइनमेंट। जो पहले एक अलाइंड अप्रोच से हमने स्टार्ट किया था कि तुम्हारा ब्रांड बिल्ड करेंगे ताकि कंपनी भी ग्रो करे, वो अब गैप आ रहा है। आप बताएंगे? एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं अदर भाई, इट्स बीन एन आवर वी हैव बीन टॉकिंग, एंड मुझे लग रहा है कि ये एक, जो इससे पहले मैंने जितनी भी टेक सेक्टर के बारे में पॉडकास्ट देखी हैं और मटेरियल पढ़ा है, उसके अंदर स्पिरिट के ऊपर बात नहीं हुई थी। मेरे ख्याल से आज आपने इसकी जो रूह है ना इस पूरे प्रॉब्लम की, उसको थोड़ा सा एक्सपोज किया है। सो आई डोंट थिंक कि जो भी व्यूअर्स भी हैं उन्होंने टेक सेक्टर के बारे में इस तरह की राय और इस तरह के व्यूज सुने होंगे एनीवेयर एल्स ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स। सो एक तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हर चीज़ को कंक्लूड करने की ज़रूरत होती है। कंक्लूजन में मैं आपसे अगर 2 सवाल करूँगा। पहला सवाल ये कि वो एक बहुत बड़ा पीटर थियल है, उसने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है अपनी किताब में
एक सवाल थोड़ा सा शायद मायूसी हो आप लोगों को, दूसरे से उम्मीद होगी, तो हम दोनों चीजों को मिक्स करके बंद करेंगे. What is the one universal truth which nobody agrees with you on in Pakistan? Nobody agrees with me. कोई ऐसा कौन सा एक आफाकी सच है जो आपको पता है, लेकिन जब आप लोगों को बताते हैं लोग कहते हैं नहीं नहीं यार ये ऐसा नहीं है, और आप कहते हैं यार ये है ना, देखो ना. देखिए ऐसा नहीं कि नॉट एवरीबडी एग्रीज, बट फंडामेंटली ज़्यादातर जो इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके ऊपर सब कुछ बेस्ड है. हम जब वो ठीक होगा ना, थिंग्स विल इवॉल्व. और ये नहीं है रियलाइजेशन, कम है. अच्छा ये मैं लिप सर्विस है, नोबडी वुड से कि नहीं है इम्पोर्टेंट, बट अच्छा इसको मैं एक मिनट के लिए समझा दूं कि मतलब क्या है. एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो मेरे अराउंड सेंटर्ड ना हो. देयर इज अ स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनाइजेशन, then there are processes built on top of that structure, and then people come in who would use those processes based on that structure. हमारा क्या होता है, कई दफ़ा आप कहते हैं ना all about people, it doesn't mean it's not about structure and processes. People without structure and processes are dangerous. Especially good people are more dangerous than the average people, right? So culture का मतलब multiple angles से ला के organization को एक तरीके से चलाना, and people are able to work together. अब वो farmers are able to work together, CEOs are able to work together across organizations, multiple sectors working together, और सब बाकी चीज़ें figure out हो जाती हैं. Unless and until this culture part is not addressed in place, nothing will work. Shortly बताएंगे क्यों नहीं लोग agree कर पा रहे, इसको समझ क्यों नहीं पा रहे इस प्रॉब्लम को हमारे मुल्क में? Shortly. Insecurity. Somehow we don't want to. It's a fundamentally trust deficit है. So in मेरा ये होता है कि I want to I'll rather take a chance and get hit 20% of the time, but if that 80% which works will give me much more value rather than I don't do that. So I'll rather trust people and go ahead with it. And देखिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बहुत से लोग मिलके एक सही तरीके से काम कर रहे हैं. और ये तो बिलीफ का भी मसला हो गया ना कि यार अल्लाह ताला विल वॉच आउट फॉर अस. अगर हम सही काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग एज अ मुस्लिम और एक बिलीफ साइड भी तो होना चाहिए ना कि अल्लाह इज वाचिंग ओवर अस, फॉर गॉड सेक. तवक्कुल का कांसेप्ट तवक्कुल करें ना थोड़ा. तो जब तक वो नहीं होगा ना, सब ये ऑल बिट्स एंड पीसेस में. नाउ चले, आपने तो पहले में भी होप डाल दी, लेकिन दूसरा सवाल, पाकिस्तान इज चेंजिंग, और मे बी इट हैज चेंज्ड एंड वी हैवंट just found it yet. पाकिस्तान मेरे ख्याल से बदल गया. It is. मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा. इकोनॉमी को बदल पाएगा ये will this change be able to, ये इसको समझे एक जनरेशनल रिवोल्ट है. ये सिस्टम के खिलाफ एक सिस्टम है 75 ईयर ओल्ड. मैं अब जी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का हामी नहीं हूँ, हमारे मुल्क का नेचर भी ऐसा नहीं रेवोल्यूशन, लेकिन आपने एक सॉफ्ट कू, सॉफ्ट रेवोल्यूशन. Will this upsurgence of this youth, this awareness, activism, and this, will this be able to, क्या ये जो हमने भी देखा है, ये पाकिस्तान को, will this be able to upturn the Pakistan का overall system? So I'll just talk from the economy point. जी बिल्कुल. Let's spot it. Because सारी चीजें मैंने any case directly or indirectly बिल्कुल उधर ही जाते हैं. That is the only way it can happen. And in my opinion, the fundamental change has happened. आपका overall system जारी बात है इतना tattered है, लेकिन आपका the youth that I have worked with, they are so brilliant, they are so ambitious, they are so good that they can do. But also उस energy को अगर आप channelize सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है. In my opinion, we are at a point where it's not that difficult. क्योंकि these people can, these kids can, they can. मैं और आप नहीं करेंगे, ये करेंगे. लेकिन हमारा काम है कि रोकने वाले ना बने और उनकी जो एनर्जी है ना वो सही तरफ चले. देखिए जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना वो किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है. बिल्कुल सही. Thank you very much. Pleasure. Thank you very much. My pleasure. Thank you.